Today we have to discuss on provisions of Chapter 17 of Indian Penal Code, and we will discuss on the provisions related to offense of theft. आज हम लोग अध्याय 17 का संपूर्ण वर्गीकरण करेंगे और इसमें चोरी के अपराध पर चर्चा करेंगे। You all know that Chapter 17 of IPC is from section 378 to 462. ओके, ये आप सब जान रहे हैं। इस अध्याय का विस्तार धारा 378 से 462 तक है, ये तो सब जान रहे हैं। ओके, इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस फ्रॉम सेक्शन 378 टू 462, हाउ मेनी ऑफेंसेस देयर आर एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंसेस, किस प्रकार के अपराध हैं, कितने अपराध हैं। तो इसके लिए हम अपनी नोटबुक का हेल्प लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 103 एंड पेज नंबर 130। ये आपकी नोटबुक है जो आपने लिया हुआ है। This chapter stands from section 378 to 462 and is presently the second largest chapter of the code. और इसमें कितने अपराध हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास जो नोट्स है उसमें होगा। ये जो बुक है हम इसमें से ये चार्ट दिखा रहे हैं। ये बुक, इस बुक से ये कोई खास चार्ट नहीं, सिर्फ सभी अपराधों का एक बार नाम हम लोग यहाँ देख लेंगे, उनकी परिभाषा, उनके धाराओं के साथ, उनसे जो धाराएं जिनसे जुड़ी हुई हैं उन नंबर ऑफ सेक्शंस के साथ हम देखेंगे। थेफ्ट, थेफ्ट ये जो नए विद्यार्थी उनके लिए सब याद करना होता है। कितने अपराध हैं? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, fraudulent deeds and disposition of property, mischief, criminal trespass. How many offenses there are? जरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। इस अध्याय में कुल 11 अपराध है। 11 तब हो रहे हैं जबकि रॉबरी और डकैती को आपने अलग कर दिया, एक साथ कर देते हैं रॉबरी और डकैती तो 10, टोटल 10 हेडिंग्स होंगी। अगर आप बैरट देखेंगे तो इस चैप्टर में, चैप्टर 17 में 10 सब हेडिंग्स होंगी। ठीक है, ये याद करने वाली चीज नहीं है। अभी यहाँ कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, ये देखना भी नहीं है जो मैं कह रहा हूं।
तो देखना क्या है, पहली बात तो क्या देखना है, जान लीजिए कि जो पहली सेक्शन होगी वो डेफिनेशन क्लॉज होगी। जैसे थेफ्ट में 378, तो 378 डेफिनेशन क्लॉज, एक्सटॉर्शन 382 टू 389 383 डेफिनेशन क्लॉज, रॉबरी 390 टू 402, रॉबरी एंड डकैती के सेक्शंस देखिए एक तरफ, अगर आप हेड्स देखेंगे तो ऐसे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 एंड 10 हेड्स। तो ये जरा देखिए, अब यहाँ दो अपराध है, रॉबरी एंड डकैती, दोनों की डेफिनेशंस होंगी, तो फर्स्ट टू सेक्शंस यूटिलाइज हो गए होंगे, यानी 390 एंड 391। 390 डिफाइंस robbery as an offense, while section 391 defines डकैती as an offense। ठीक है, तो धारा 390 में लूट और 391 में डकैती डिफाइंड है। ओके, देन यहां चलते हैं डिसऑनेस्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, देयर आर जस्ट टू सेक्शंस 403 404। ये एक ऐसा अपराध है जो यहां डिफाइन नहीं है। ठीक है, जो कोई संपत्ति का अपराधी दुर्विनियोग करेगा इतना दंड से दंडित होगा, अगर मृतक के पास से संपत्ति लेगा तो इतना दंड। बिना परिभाषा के सिर्फ दंड की बात कर दी गई 403 404। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में इसकी डेफिनेशन है। देन ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी, इस पर तो विशेष चर्चा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, स्टोलन प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया 410 में। ओके, चीटिंग, it has been defined in section 415 and cheating by personation, प्रतिरूपण द्वारा छल 416, 415 416 दो धाराओं में परिभाषा है। तो ये एक ऐसा अपराध है जिसकी दो धाराओं में परिभाषा है। fraudulent gifts and disposition of property, ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत ही मिसलेनियस है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या इसमें भी कोई डेफिनेशन है, आप खुद देख लीजिए। नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ ऑफेंसेस है। देन आता है मिसचीफ, मिसचीफ की डेफिनेशन सेक्शन 425 में है। फिर आता है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन फर्स्ट 6 सेक्शंस में है 441 टू 446, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रथम 6 धाराओं में इसमें परिभाषा खंड की। तो आप एक ओवरव्यू आपने देख लिया, ठीक है। हम आपको ये चीज एक बार हिंदी में आपको दिखा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऑफेंसेस का क्या नेचर को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया हल्के में। ठीक है, ये आप देख लीजिए, बुक आपके पास है, आप देख रहे होंगे ये कि इतने सारे ऑफेंसेस हैं, 10 सब हेडिंग्स में 11 ऑफेंसेस। ओके, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, चुराई हुई संपत्ति विषयक अपराध। अब यही से देखिए स्टार का असर होगा, यहाँ पे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोकता हूं आपको। चुराई हुई संपत्ति विषयक अपराध, स्टोलन प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस कहां है? सेक्शन 410 में। तो स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है? चुराई हुई संपत्ति क्या है? चुराई हुई संपत्ति, इसके ऊपर की सभी अपराधों की संपत्तियां चुराई हुई संपत्तियों में आती है। लेकिन इसके नीचे यानी चीटिंग की प्रॉपर्टी नो, ये चुराई हुई संपत्ति में नहीं आती। और उसके आगे चीटिंग के बाद मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, वहां कोई प्रॉपर्टी तो ऑब्टेन करते नहीं है। तो चुराई हुई संपत्ति की जो परिभाषा है, ऑफेंसेस के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, वो इस हेडिंग से ऊपर जितने अपराध हैं उन्हीं ऑफेंसेस से जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई, जो पाई गई, उन्हीं को स्टोलन प्रॉपर्टी में रखते हैं।
बिल्कुल क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम चोरी पढ़ाएं, कुछ और पढ़ाएं, इसके पहले आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में, ठीक है, जहां कहीं इसमें चार्ट होगा हम चार्ट के सहारे से समझाएंगे आपको। जैसे ये है लूट की परिभाषा, ठीक है, तो ये तो बुक है, बुक आपके हाथ में होगी, अगर रहेगी तो बस यही है कि हम यहाँ इस चार्ट का यूज करके समझा लेंगे आसानी से। अब हम चलते हैं इस पूरे चैप्टर को समझते हैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को एक बार समझते हैं। ओके, आईपीसी चैप्टर 70 क्या है, इसमें कौन से ऑफेंसेस हैं? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप सब जान रहे हैं कि इसमें है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चलिए हमने भी लिख दिया। विजिबल है ना सबको? विजिबल है? जी सर। ओके, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले जितने भी ऑफेंसेस हैं, कितना आपने देखा 10 या 11 जो भी देखा आपने, इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। फिर देखिएगा ये क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दिस इज नॉट टू क्लासिफाई द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर बट टू क्लासिफाई द ऑफेंसेस एज पर नेचर देयर। ये जो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं, यह अध्याय 17 का वर्गीकरण नहीं है, बल्कि अध्याय 17 में रखे गए अपराधों का उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको इन सभी अपराधों की इसेंशियल लिमिट बहुत आसानी से समझ में आने लगे, कॉम्परेटिवली बहुत आसानी से समझ में आएंगे, तुलनात्मक रूप से बहुत आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। चूंकि जो वीडियो लेक्चर आपके पास उसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा है, इस नाते मैं यहाँ हिंदी में लिखूंगा और अंग्रेजी में बोल दूंगा, ठीक है। संपत्ति विषयक अपराध दो तरह से होता है। एक है संपत्ति से वंचित करके, पहला हो जाता है, देखिए सबसे पहले पीछे से अपराधों को निकालते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज राइट में इंटरफियर करते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज राइट में कोई इंटरफियर करता है, हस्तक्षेप करता है। जबकि जो रेस्ट ऑफेंसेज है, जैसे मिस्चिफ है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, प्रॉपर्टी ले लिया गया। तो जरा देखिए, संपत्ति के भौतिक स्वरूप के विरुद्ध अपराध, अगेंस्ट कॉर्पस ऑफ प्रॉपर्टी, कॉर्पस बॉडी, संपत्ति के भौतिक स्वरूप के विरुद्ध। और यहां है सांपत्तिक अधिकार में हस्तक्षेप। यहां एकमात्र अपराध आता है आपराधिक अत्याचार। सेक्शन 441 टू 462। ओके, यहां तक समझ में आ गया। संपत्ति के भौतिक स्वरूप के विरुद्ध अपराध और सांपत्तिक अधिकार में हस्तक्षेप। कोई व्यक्ति मेरे घर में कोई अपराध करने के आशय से बस घुसा और चला गया, उसने मेरा कुछ भी नहीं लिया, लेकिन उसने अपराध कर दिया। कौन सा अपराध कर दिया? क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार का अपराध कर दिया।
ऐसा करके उसने मेरे कब्जे के अधिकार में हस्तक्षेप किया और सिर्फ अधिकार में हस्तक्षेप किया। ओके, तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्रिमिनल ट्रेसपास इज इंटरफेरेंस इन राइट, इन प्रॉपर्टीज राइट, सांपत्तिक अधिकार में हस्तक्षेप है। इट इज नॉट अगेंस्ट कॉर्पस ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये किसी संपत्ति के भौतिक स्वरूप के विरुद्ध होने वाला अपराध नहीं। ओके, यहां तक समझ में आ रही है बात, तो आगे बढ़े। इसी नाते मैंने पहले इसको पढ़ा दिया था। समझ में आ रही बात यहां तक? यस जी सर। सर। ओके, अब हम इसको देखें, भौतिक स्वरूप के विरुद्ध जो है उसको देखते हैं। ये दो तरह का है, भौतिक स्वरूप के विरुद्ध जो है वो दो तरह का है। एक है संपत्ति से वंचित करके, दूसरा है संपत्ति को नष्ट करके। ये जो नष्ट करके है वो क्या है? वो है ना, न खेला न खेले दे खेलवे बिगाड़, न तेरा न मेरा, किसी का नहीं, बर्बाद कर देंगे। बर्बाद जो करो वो क्या है? मिस्टी। ये है धारा 425 से 440। So here we have specified section 425 to 462 among section 378 to 462। धारा 378 से 462 में से 425 से 462 को हमने क्लासिफाई कर लिया। ओके, हमने इसको क्लासिफाई कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब इधर आते हैं संपत्ति से वंचित करके। ये वंचित करना भी दो तरह के, डिप्राइविंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये दो तरह का होता है। एक है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं रास्ते में मुझे गिरी मिल गई और मैं लौटा नहीं रहा हूं, या आपने मेरे पास पोजीशन दिया और मुझे रिटर्न करना, आपको मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं। तो जब मेरे पास आई तो इनोसेंट पोजीशन आया और लेटर ऑन मेंस मेरे माइंड में आया। और ये है कि मेरे माइंड में पहले ही मेंस है टू डिप्राइव यू फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी व्हिच इज इन योर पोजीशन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो अब जरा देखिए, हमको डिप्राइव करना है, इसमें क्या है? विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिप्राइविंग विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, टेकिंग आउट ऑफ पोजीशन विद डिसऑनेस्ट पोजीशन, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। बेईमानी पूर्ण आशय से संपत्ति ली जाती है, एक है। और एक है कि संपत्ति आ गई, बेईमानी पूर्ण आशय से रख ली जाती है। संपत्ति आई इनोसेंटली। आपको मैंने समझाया था थॉमसन के और मोहम्मद रजा हुसैन के केस में। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। तो यहां पे हम दो बात यहां कर सकते हैं। बेईमानी से कब्जा लेना, यहां है कब्जे के बाद बेईमानी आना, कब्जे के बाद बेईमानी से रख लेना, है ना? ये जो बेईमानी से रख लेना, बाद में बेईमानी आ रही, इसी को हम लिखेंगे पश्चातवर्ती दुरासर, पोस्ट मेंस्ट्रिया। आप इसको चाहे तो यहां लिख दे, देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप बता दीजिएगा, हम बता देंगे। यहां लिखेंगे आप पोस्ट मेंस्ट्रिया। ठीक है,
यहां लिखेंगे प्री मेंस्ट्रुअल, पूर्ववर्ती दुराशय पश्चातवर्ती दुराशय। बेईमानी के साथ कब्जा लेना, कब्जा आने के बाद बेईमानी से रख लेना। ओके, इनोसेंट पोजीशन आना होना चाहिए। There are two offenses to be classified here. The first is आपराधिक दुर्विनियोग and the second is आपराधिक न्यास भंग, criminal misappropriation and criminal breach of trust। लिखते जाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों का सेक्शन अगर हम मिला के एक साथ लिखते हैं तो 403 to 409, ठीक है। और अब यहां पे क्या है, बेईमानी से कब्जा लेना। कैसे लेंगे, तीन रास्ते हैं। पहले इस तीन को मैं दो कैटेगरी में रखूंगा। यहां मैं लिखूंगा सम्मति के बिना, और यहां मैं लिखूंगा दूषित सम्मति से, पोल्यूटेड कॉन्सेंट से, इलीगल कॉन्सेंट से। तो यहां हो जाएगा जहां सम्मति के बिना, विदाउट कॉन्सेंट दिया जाएगा, दैट इज थेफ्ट, चोरी। सेक्शन ठीक है, ये हो जाएगा चोरी। और चोरी है 378 to 382। लेकिन जो दूषित सम्मति है वो क्या है, जो पोल्यूटेड कॉन्सेंट है, जो विदाउट कॉन्सेंट है, दैट इज थेफ्ट। But with consent, but the consent is unlawful, illegal, invalid, non-effective. That is polluted consent. मैं कह रहा हूं इसको, ये नाम मेरा है, मैंने दिया है, polluted consent। What do you mean by polluted consent? The consent has been obtained by use of force or fraud, keeping the person into fear, or by use of fraud। या तो उस व्यक्ति को भय के अधीन करके ली गई सम्मति, और या फिर उस पर उसको धोखा देकर। अगर भय से ली गई तो फिर इसको दूषित है, तो दूषित को हम दो पार्ट में बांट देंगे। भय से, धोखे से। जो धोखे से होगी वो हो जाएगा चीटिंग, छल, ठीक है। जो धोखे से प्रॉपर्टी अगर ली गई, बेईमानी पूर्ण आशय है, धोखा देकर प्रॉपर्टी ले ली गई, दैट इज चीटिंग। बेईमानी पूर्ण आशय, अगले को धमका के प्रॉपर्टी ले ली गई, दैट इज एक्सटॉर्शन और रॉबरी और डकैती। यहां तक क्लियर बिल्कुल? यस सर। अब यही बात थेफ्ट में भी हो सकती है। विदाउट कॉन्सेंट तो ली गई, बट यूज ऑफ वायलेंस, दैट इज रॉबरी। तो थेफ्ट भी रॉबरी हो सकता है और एक्सटॉर्शन भी, और रॉबरी डकैती हो सकता है। तो यहां पर विदाउट कॉन्सेंट, यहां विद पोल्यूटेड कॉन्सेंट, पर उस कैटेगरी में देखेंगे तो एक्सटॉर्शन चीटिंग के साथ हो जाता है। लेकिन जब उसके ग्रेवियस फॉर्म्स को देखते हैं तो एक्सटॉर्शन थेफ्ट के साथ होता है। दोनों के बढ़े हुए रूप को, चोरी और उद्यापन के बढ़े हुए रूप को लूट और डकैती का। चीटिंग बिल्कुल अलग ऑफेंस है। एकदम क्लियर यहां तक? अब एक अपराध जो बच रहा है, दैट इज ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी।
तो ये जहां भी वंचित किया गया है प्रॉपर्टी को, इसमें चीटिंग को छोड़ दिया जाए, तो इसके पहले जितना भी कुछ, इसी नाते मैंने पहले बता दिया था कि संपत्ति का जो चुराई हुई संपत्ति उसको पाना, खरीदना, रखना, बेचना, छिपाना, उसमें मदद करना, ये चुराई हुई संपत्ति से संबंधित अपराध है जो धारा 410 से 414 में। The proper offenses related to stolen property have been punished under section 411 to 440, and the term stolen property has been defined in section 410, धारा 410 में परिभाषा, 411 से 14 में। तो इस तरह से आपने इस पूरे अध्याय को देखा, और पूरे अध्याय को देखने के बाद आपने यहां खासकर समझा कि अगर प्री मेंसरिया है, अगर मेंसरिया पहले है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसएप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकता। जिस चीज को आपने थॉमसन के केस में देखा था कि 10 रुपीज पाते ही वो भाग गया, इट कुडंट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसएप्रोप्रिएशन। फॉर commission of breach of trust or criminal misappropriation, the property must has been come into the possession of the culprit innocently. अपराधी के हाथ में वो निर्दोष रूप से आई होनी चाहिए। अगर वो पहले से उसके मन में बेईमानी है तो पोस्ट मेंसरिया नहीं बल्कि प्री मेंसरिया है। फिर या तो वो चोरी है, या उद्दापन है, या छल है, अथवा चोरी और उद्दापन का दो में से कोई एक बड़ा रूप है, लूट या डकैती। क्लियर बिल्कुल यहां तक? Yes, sir. अब अगली बात आती है और अगली बात यह है कि ये चार्ट समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया होगा तो खुद बना लीजिएगा। और अगर ये चार्ट वैसे भी नहीं समझ में आया होगा तो ये पूरा चार्ट आपको वीडियो लेक्चर जो आपको ओपन किया गया उसमें है, वो आपको हमने डिस्क्राइब किया इसको। सो वी हैव टू कम ऑन नेक्स्ट पेज। Now we have to discuss on the offenses of theft. आज हम लोगों को चोरी के अपराध की चर्चा करनी है। चोरी, ठीक है? कितना प्यारा सा शब्द है नहीं? चोरी कितना बढ़िया लगता है नहीं? चोरी है ना? चोर कहेंगे तो बहुत कॉमनली यूज होता है। ये ऐसा एक कह सकते हैं कि एक ऐसा अपराध है जिसका बहुत यूज होता है। जहां नहीं भी है वहां भी होता है, जहां ये अपराध होता नहीं है वहां भी इसका नाम यूज हो जाता है, ठीक है? तो हमको इसको लीगल सेंस में समझना है, सोशल सेंस में नहीं। सोशल सेंस की अगर बात करें तो आप किसी के घर चप्पल छोड़ गए, भूल गए और वो नहीं लौटा रहा तो उसको भी लोग कह देंगे चोर है, जबकि वो क्या है? क्या वो चोर है? नो सर। क्या है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। गुड, वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएटर है, वो आपराधिक दुर्विनियोग करता है, लेकिन हम लोग समाज में उसको चोर कह देते हैं। ऐसे ही उसने तो मेरा सुकून चुरा लिया, दिल चुरा लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या जो चुरा लिया? इतना इसको मूवेबल बना क्यों रहा है? कोई चुरा ले रहा है। होल्ड करो, कंट्रोल, ठीक है? कीपिंग योर ओन पोजीशन, वो आउट ऑफ पोजीशन नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस शब्द का बहुत यूज होता है, और इसी नाते इसको समझना थोड़ा कठिन है। ये मैं नहीं कह रहा कि समझना कठिन है, शायद आप भी ना कह रहे हो, ये आईपीसी कहती है। आईपीसी में इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा बस दो ही अपराधों की है, एक चोरी और दूसरी मानहानि। चोरी की परिभाषा, हाउ मेनी एक्सप्लेनेशन देयर आर? 4 एक्सप्लेनेशन। कितने स्पष्टीकरण हैं? 4 स्पष्टीकरण हैं। और कितने दृष्टांत हैं? 16। A to F, A to P, A B C D E F G H I J K L M N O P। P का मतलब 16, 16 का मतलब हो गया क्या? भ नहीं, अंग 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर के बाद फिर तथा न प पी,
इतने सारे इसके दृष्टांत हैं, ठीक है। अब ये इस नाते आपको ये समझना होगा कि ये कठिन संकल्पना है। दूसरा, अभी आपने एक चार्ट देखा है, उस चार्ट के बुनियाद पर यह कहा जाता है कि इट इज अ रेजिड्यूरी ऑफेंस, ये एक अवशिष्ट प्रकृति का अपराध है। जैसे थॉमसन के केस को ले लीजिए, वो बच्चा पैसा पाते ही भाग गया था, उसको चोर माना गया, चोरी का दोषी माना गया। क्यों चोरी का दोषी माना गया? क्योंकि क्या वो एक्सटॉर्शन था, क्या उसने थ्रेट किया था? नो। क्या उसने डिसीव किया था, धोखा दिया था, उकसाया था? नो। तो चीटिंग भी नहीं। क्या उसके हाथ में प्रॉपर्टी इनोसेंटली आई थी और उसके बाद बेईमानी आई थी? बेईमानी बाद में आई थी। ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, बेईमानी बाद में आई कि पहले आई, पैसा लेते ही भाग गया, तो अब कुछ और नहीं बचा, चोरी में डाल दो फिर। यानी जहां और कोई स्पेसिफिक न प्रूव हो वहां चोरी कर दो। प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली अगर ऑब्टेन की गई है, ली गई है, और कोई दूसरा ऑफेंस, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर ये प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर थेफ्ट मान लो, ये माना जाता है। इस नाते थेफ्ट को रेजिड्यूरी ऑफेंस कहते हैं, अवशिष्ट प्रकृति का अपराध कहते हैं, कि कोई एक तत्व है उसमें साबित है कि बेईमानी है और कब्जा से वंचित किया गया। बस दो बातें लिख रहे हैं, डिसऑनेस्टली, डिप्राइवेशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें देखा गया क्या ये चीटिंग है? नहीं है। क्या ये एक्सटॉर्शन है? नहीं है। क्या ये मिसअप्रोप्रिएशन है? क्रिमिनल नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? नहीं है। तो कह दिया गया कि ये क्या है? इट इज थेफ्ट। थेफ्ट का कोई गोला नहीं, इट इज थेफ्ट। और अगर गोला है भी थेफ्ट का, तो गोला कुछ इस तरह का है, जिसकी बाउंड्रीज बंद भी है और खुली भी, कि जो इसमें है वो तो है, जो नहीं भी है, बाहर भी है, वो भी इसी मान ली जाए। तो ये है थेफ्ट की कंडीशन। तो इस नाते चोरी को हल्के में मत लीजिएगा, वैसे हल्की होती नहीं है, सीरियस तो आप रहते ही होंगे अपने सामान को चोरी होने से बचाने के लिए। यहाँ चोरी को समझने के लिए भी आप सीरियस होइएगा, तो ये समझ में आ जाएगा। और अगर ये अपराध समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने ऑफेंस हैं जो बहुत इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, आगे चले। ओके, हम लोग पहले बैरक खोलते हैं। देखिए, हमने बैरक को हिंदी में से करवा दिया है ताकि आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ना आसान है। ठीक है, और मेरा हाथ कितना साफ हो रहा है, ठीक है, ये भी आप लोग जरूर मार्क करते रहिएगा। ठीक है, संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसको अपनी तारीफ प्यारी न लगती, है ना। सबसे ज्यादा तो हमारे भगवान लोगों को सबसे ज्यादा उन लोगों को प्यारी लगती है। आप देखिए, सारी कथाओं में, सारी पूजा की जितनी स्तुति है क्या? चापलूसी। और तो आओ, वही तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते हैं तो लिखते हैं कि उसी में, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करें। ये भी हनुमान जी को सुनाना पड़ता है, बस आप ही के पास है। वो देख रहा हूं उधर से, चोर कहीं के, अभी उधर गणेश पार्वती शंकर की दरबार की परिक्रमा उधर से भी करके आए, और उधर जो है बांसुरी वाले के पास भी जा रहे हो, यहाँ पे सुना रहे हो और देवता चित्त न धरे। ठीक, तो चापलूसी किसे नहीं पसंद है, स्तुति अपनी किसी न अच्छी लगे, तो आप भी बताइएगा कि मेरा हाथ यहाँ कितना साफ हो रहा है। ठीक है, ये परिभाषा पढ़ेंगे। विजिबल है वहां से? यस ये सर। है मेन डेफिनेशन। यस सर। हाँ, बताइए, पढ़िए, फिर मैं अंग्रेजी में भी कर दूंगा। जो कोई, ये कौन है जो कोई? वही चोर है कि नहीं? जिसको आप चोर कर सकते हैं वही तो जो कोई है।
तो जो कोई कौन है? चोर। किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से हटाता है। कितने एलिमेंट हुए? ये जो कोई एलिमेंट नहीं, दिस इज नॉट एन एलिमेंट। कब्जे में से एक, सम्मति के बिना दो, जंगम संपत्ति तीन, ऐसे गड़बड़ लिख लीजिएगा। बेईमानी से चार, हटाता है पांच। बेयर एक्ट पे ऐसे ही लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5। यही तो इस बोर्ड की असली कीमत है, जो कि आपको मैं बेयर एक्ट पे कैसे टिक करते हैं ये सिखा सके। और यही करने के लिए वीडियो लेक्चर में आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करके मैं दिखाता हूं बार बार। यहाँ कितना अच्छा इक्विपमेंट अब आ गया कि आपको बहुत आसानी से दिखा जा सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत ही जल्दी एक ऐसी आदत सबको लग जाएगी कि ऑफलाइन क्लास में फिर इतनी मजा नहीं आएगी, जहां की व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया जाएगा या ब्लैक बोर्ड से, यानी जहां स्मार्ट बोर्ड के बिना पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में इतनी मजा नहीं आएगी। हाँ, ये आपने देख लिया। हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर ऑफ, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? कितने तत्व हैं? 5 सर। 5। जरा आईपीसी से डायरेक्ट बंद करिए और यहां भी देखना बंद करिए और इसकी परिभाषा सुना दीजिए। देखिए, हमको सुनाना, हम कैसे सुनाएंगे? जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति उसकी सम्मति के बिना बेईमानी पूर्ण आशय से हटाता है, वह चोरी करता है, कहा जाता है। दूसरी तरह सुना दे, जो कोई जंगम संपत्ति किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना उसके कब्जे में से बेईमानी से हटाता है, वह चोरी करता है, कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं काले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लिखे क्या थी इसमें से। 5 एलिमेंट आपको रखना है आगे, जो कोई, और यह कहता है वह चोरी करता है, कहा जाता है। ये आप पीछे से लगा दीजिए सफिक्स परफिक्स, बस। बीच के पांचों को आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जब इसकी तुलना आप चीटिंग या एक्सटॉर्शन से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सिंगल मेंसरिया है। मेंसरिया कितना है? चलिए और दूसरे तरह से बात करते हैं इस पर, फिर इंग्लिश में भी आएंगे। हाउ मेनी मेंसरियाज हियर? ओनली ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, ओनली दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, द ओनली काइंड ऑफ मेंसरिया। ठीक है, एकमात्र दुराशय है जो कि ये बेईमानी से एकमात्र दुराशय। ठीक है, कैसे लेना है? प्रॉपर्टी कैसे लेनी है? बेईमानी से। एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस हटाना, दिस इज एक्टस रियस। द ओनली एक्शन, जो फिजिकल एक्टिविटी वो करेगा वो क्या है? हटाना। तो उसका मेंसरिया क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और भौतिक कार्य क्या करेगा? हटाएगा। तो फिर दूसरा क्या है? जंगम संपत्ति, ये क्या है? दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफेंस, है कि नहीं है? बताइए। Yes, sir. Subject matter of the. It is subject matter of offense. This is mens rea, this is actus reus, this is subject matter of offense, this is position of the subject matter. ये subject matter है कहां? किसी अन्य के कब्जे में। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके साथ एक कंडीशन, हटाना कैसे होना चाहिए? सम्मति के बिना, किसकी? जिसकी कब्जे में हो। तो अगर हम इसको कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चोरी के ऑफेंस में सबसे पहले क्या आएगी?
सबसे पहले है बेईमानी, है ना, सबसे पहले दिमाग में बेईमानी आई, और सबसे आखिरी में क्या आया, हटाना। ये है दुराशय और ये है भौतिक कृत्य। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम कह दें पहला एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट, और इसको कह दें द फिफ्थ एलिमेंट। इवन यू आर फ्री, आप अभी भी फ्री हैं कि आप इसको पहला माने ना माने, ठीक है, बट इसको पांचवा जरूर करिएगा क्योंकि आखिरी है। आप पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेफरेंस दीजिए। बीच में जो तीन तत्व आएंगे, तो दूसरे में आएगा जंगम संपत्ति, तीसरे में आएगा अन्य के कब्जे में, और चौथे में आएगा उसकी सम्मति के बिना। हमने बस यहां लिख दिया, जो कोई चोरी करता है कहा जाता है, जो कोई बेईमानी से कोई जंगम संपत्ति अन्य के कब्जे में से उसके सम्मति के बिना हटाता है वो चोरी करता है कहा जाता है। परिभाषा याद, कैसे भी लिख दो सब सही है। क्यों सब सही? क्योंकि एक ही मेंस लिया और एक ही एक्ट सीरियस है। लेकिन यहीं पर जरा आप एक्सटॉर्शन पे चलिए तो दिखा देते हैं थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन आपको। इसको जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो भी देख ले थोड़ा। इंग्लिश के लिए डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजेशन, विदाउट consent, moves the property। ठीक है, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको बस इंग्लिश में क्रम देखने में पढ़ने में उल्टा आएगा, लेकिन आपको आगे पीछे 1 2 लगाना है। अगर हमको यहाँ पे 1 2 लगाना होगा तो हम ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिसऑनेस्टली 1, मूवेबल प्रॉपर्टी, कहां गई मूवेबल प्रॉपर्टी, यस दैट इज 2, आउट ऑफ अनदर्स पोजीशन 3, सही है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट 4, ठीक है, सर टेकिंग, मूव्स 5। इस तरह से आप इस पे लगा लेंगे। अब हम चलते हैं वापस फिर से जिस पर हम जाना चाह रहे हैं कि यहां आप इसके सीक्वेंस को चेंज भी कर देंगे तब भी आपकी डेफिनेशन में आपको उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कहां है, फर्क पड़ेगा आपको एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में, क्योंकि वहां मल्टी लेयर एक्टर्स रियस और मेंस रिया दोनों होते हैं। देखिएगा वहां डबल मेंस रिया, डबल एक्टर्स रियस, वन आफ्टर वन। देखिएगा इसमें डबल मेंस लिया है, ठीक है।
देखिए डबल मेंस्ट्रुआ कहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को संयुक्त व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है। ठीक है, अब जरा देखिए मेंस्ट्रुआ रखिए यहाँ पे, क्षति करने के भय में संशय डालना, संशय भय में डालना, ये संशय क्या हो गया मेंस्ट्रुआ, और भय में डालना क्या हो गया एक्टस रियस, हुआ ना पहला। फिर क्या है, और एतद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, कोई चीज किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। दूसरा, दिस इज मेंस्ट्रुआ, उत्प्रेरित करना एक्टस रियस। अब इसमें अगर आप उल्टा कर देंगे तो यहाँ टू फोल्ड ऑफेंस है। पहले क्या कर रहे हैं, लिखने के लिए, करने में तो एक ही साथ हो जाता है, ये घड़ी कलम को दे देना वरना उधर जाओगे तो पीट देंगे, वरना बाद में कह रहे हैं। लेकिन अपराध में क्या है कि उस पीटने से अपने को बचाना चाहते हो तो घड़ी कलम को दे देना। तो छत के भय में संशय डालता है और उसके माध्यम से उसको इंड्यूस करता है कोई प्रॉपर्टी वो दे दे, ये घड़ी दे दो वरना कल पीटेंगे, ये क्या है एक्सटॉर्शन। तो घड़ी दे दो वरना पीटेंगे, वो पीटेंगे की जो बात कर रहा, क्यों कर रहा, उसको धमकाने के, डराने की। तो वो जो कह रहा वरना पीटेंगे, इसका मकसद क्या, इंटेंशन क्या है, उसको डराना। तो जो ये बात बोल रहा है, जो वर्ड बोल रहा है, इसमें एक एक्टस रियस ऐसा जो केवल बात है, जो केवल वर्ड है, गेस्चर बस। तो बोलना या गेस्चर करना भी तो एक एक्टस रियस है, वो भी तो एक कृत्य है। और वो क्यों बोल रहा है, इसका इंटेंशन सिर्फ है उसको डरा देना। और फिर कहता है दे दो, जो कह रहा दे दो, इसमें क्या इंटेंशन है, डिसऑनेस्टी। तो दो तरह के एक्टस रियस के लिए दो डिफरेंट मेंस्ट्रुआज हैं, वन आफ्टर वन। तो देखिए आईपीसी में बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं जहां की डबल मेंस्ट्रुआ डबल एक्टस रियस है, बहुत से ऐसे ऑफेंस है जहां डबल मेंस्ट्रुआ सिंगल एक्टस रियस है, बहुत से ऐसे ऑफेंस जैसे मर्डर है, 4 काइंड ऑफ मेंस्ट्रुआ बट सिंगल एक्टस रियस। बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं कि एक्टस रियस कुछ डिफाइंड ही नहीं, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस सर्टेन कर दिए गए, जैसे मर्डर, कोई कार्य करके मार डालता है, कोई कार्य करके, कोई कृत्य लोग करके, वहां कोई एक्टस रियस एक्सप्लेन है ही नहीं है। ज्यादा खिला के मारा कि बिना खिलाए मारा, कैसे भी मारा, कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान दिए, परिणाम पे ध्यान दिए। तो ये थेफ्ट एक ऐसा ऑफेंस है जहां से हम लोग ऑफेंसेस के एलिमेंट पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। इस नाते इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां से आगे बढ़े, इंग्लिश में तो नहीं दिखाना है, तो हम बताइए। Whoever intentionally, देखिए यहां एक वर्ड आ रहा इंटेंशनली, ठीक है, intentionally puts any person in fear, putting the person in fear, ये क्या हो गया, this is actus reus, this is mens rea, oh sorry, this is mens rea, this is actus reus। फिर क्या करता, and thereby dishonestly, this is another mens rea, induces the person, this is another actus reus। So there are one mens rea, sorry, one actus reus with a mens rea, and after that another actus reus with another mens rea। yeah। तो आपको ये समझना होता है कि कौन से अपराध में एक भौतिक कार्य और एक ही दुराशय है। जहां ऐसा मिलेगा वहां आप उनके एलिमेंट्स को आगे पीछे कैसे भी बोल देंगे,
उसकी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं, सारे एलिमेंट अगर रटे हैं तो आप लिख लेंगे, जैसे थेफ्ट। इस नाते थेफ्ट की डेफिनेशन को जो मैंने लिखने का तरीका बताया उस सब में फॉलो मत कर लीजिएगा, यहां उल्टा कर देंगे। जो कोई किसी से बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करता है कि वो संपत्ति प्रतिभूति, ठीक है, तमाम वस्तु दे दे और उसे इस प्रकार भय में डालता, क्या मतलब हुआ? उल्टा हो गया। पहले उत्प्रेरित करता है दे दो, फिर उसको भय में डालते हैं, क्या मतलब? एलिमेंट के तौर पे, एक्टिविटी के तौर पे तो अपराधी कैसे भी कर सकता है, लेकिन एलिमेंट के तौर पे वन आफ्टर वन आएगा। यानी जो धमकी हो पहले और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जो बात है, यानी बेईमानी से उसको इंड्यूस करना, ये सेकेंड लेवल पे आएगा। ओके, आगे चले। There are 5 elements, और अगर हम थेफ्ट की बात करें तो इन थेफ्ट हाउ मेनी in theft, how many terms? T-H-E-F-T. There are 5 terms. T-H-E-F-T. 5 terms, 5 elements of the offensive. ठीक है, 5 तत्व हैं और 5 इसके अक्षर हैं, अल्फाबेट है थेफ्ट में। हिंदी से जुगाड़ मत लगाइएगा, ठीक है, हिंदी में नहीं लगेगा, अंग्रेजी में जुगाड़ लग जाएगा थेफ्ट। एंड देयर आर 5 एक्सप्लेनेशंस। 5, शायद मैं शुरू में 4 बोल दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देयर आर 5 एक्सप्लेनेशंस। ओके, 5 एक्सप्लेनेशंस। तो चोरी के अपराध में 5 तत्व हैं और इसके 5 स्पष्टीकरण हैं। क्वेश्चन उठता है यहां से कि ये कि कोई एक्सप्लेनेशन किस एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन किसको एक्सप्लेन करेंगे? जनरली एलिमेंट्स। तो अभी हमको एक बात लिखनी पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट किस एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसको हम अपनी बुक के एक चार्ट से देखते हैं। There are 5 elements and the provisions related to the elements. Movable property, that is subject matter of the offense. Explanation 5 and section 22 to be read with this element. ठीक है। जंगम संपत्ति, जो इस अपराध का पहला तत्व है विषय वस्तु के आधार पर, ठीक है। सर एक्सप्लेनेशन 1 आई थिंक होगा। हाँ, यहाँ एक्सप्लेनेशन 1 होना चाहिए, ये बात तो सही कह रहे हैं, यानी कि ये गलत टाइप है। यहाँ एक्सप्लेनेशन 1 होगा, सही बात है। सर आपके वीडियो लेक्चर में भी ये 1 ही है। इंग्लिश मीडियम में भी सही किया गया है, ठीक है। हिंदी में गलत होगा, इसको सही कर दिया जाएगा। हम देख लेते हैं प्रूफ रीडिंग में सही किया गया है कि नहीं। कर दिया गया है, जो प्रूफ रीडिंग गई है उसमें सही हो चुका है। अब जब दूसरी प्रिंट आउट आएगा, दूसरा एडिशन तब पता चलेगा, ठीक है। यही से हम क्लास खत्म करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या है? दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द, दिस इज सब्जेक्ट मैटर
किसी अन्य के कब्जे में होना, being in another's possession, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। चोरी एक अपराध है स्वामित्व के विरुद्ध, कब्जे के विरुद्ध। थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप, अगेंस्ट पोजीशन। बताइए क्या है? Against possession. अगेंस्ट पोजीशन। इट मींस a person may commit theft of his own property if the property is in another's possession। हो सकता है ना? इससे तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी भी कर सकता है अगर वो दूसरे के कब्जे में हो तो। कर सकता है ना? Yes, sir. क्योंकि ये स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं है, कब्जे के विरुद्ध अपराध है। ओके, जिसको देखिए हमने यहाँ लिखा है विषय वस्तु की स्थिति है। इसके बारे में क्या देखना है? सेक्शन 27। तो एक तो हम लोग सेक्शन 22 देखेंगे, दूसरा सेक्शन 27 देखेंगे। यहां देखिए, लैक ऑफ कॉन्सेंट ऑफ द पोजेशनर, कब्जाधारी की सम्मति का अभाव। ये क्या है? पीड़ित की स्थिति है। इसको हमने हेडिंग दिया पीड़ित की स्थिति। ये कहां है? एक्सप्लेनेशन 5 सेक्शन 90। सोचिए 3 धाराएं अलग से आ रही हैं आपको पढ़ने के लिए, 22, 27, 90। और आगे चलिए, बेईमानी पुनाशय, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, द फोर्थ एलिमेंट, दैट इज दुराशय, वेंसरिया, सेक्शन 23 एंड 24 टू बी रीड हियर। एंड संपत्ति का कब्जे से हटाया जाना, टेकिंग आउट द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर्स पोजेशन। जरा इसको देखिए, सबसे टफ एलिमेंट है हटाया जाना। This is after 3 years of this offense, and explanation 2, 3 and 4 to be here। संपत्ति का अन्य के कब्जे से हटाया जाना इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए 3 स्पष्टीकरण लिखे गए। सोच लीजिए, तो सबसे जटिल इसमें एलिमेंट कौन सा है? अन्य के कब्जे से हटाना। ये सबसे टफ, सबसे कॉम्प्लेक्स है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने यहां पर ये देखिए कितना हमने एलिमेंट यहां लगाया है। जंगम संपत्ति, कब्जे में होना, यहां तक कब्जे में जो होना है उसी पर बहुत सारी बातें लिखी है, क्योंकि अन्य के कब्जे से हटाना तो अन्य के कब्जे में होगा तभी तो हटाएगा। संयुक्त कब्जा, प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती कब्जा, ये पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखा है। इसको लिखने में, समझने में, बहुत समझाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये दोनों मीडियम में आपको अपनी अपनी पुस्तक में आप पढ़ेंगे। अगर आप तो पढ़ के आए, वीडियो देख कर आए, तो फिर तो यहाँ 5 मिनट लगेगा समझने में। और यहाँ तो खास करके आप क्वेश्चन करेंगे मेंस का, इंटरव्यू का या प्री का, और हम उस पर चर्चा करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो अभी आज के बाद हम लोग कल मिलेंगे। थेफ्ट को हम कल कवर कर देंगे, कल पूरा कर देंगे। ठीक है, आप सब खुद पढ़कर आइएगा तो कल थेफ्ट पूरा हो जाएगा ना? जी सर।